सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई इंग्लिश सिंप्लीफाइड बाय प्रियंका मैम। तो अगर अब तक आपने फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो मेक श्योर यू वॉच दैट फर्स्ट, बिकॉज उस पार्ट में हमने सीबीएसई के जनरल कंसेप्ट्स को बहुत ही इजीली क्लियर करा है, जैसे व्हाट इज द डायरी राइटिंग, व्हाट इज जर्नल, व्हाट इज मेमोर एंड व्हाट इज लॉग। तो ये बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ हमने फर्स्ट पार्ट में ये भी देखा है कि एन फ्रैंक का बेसिक बैकग्राउंड क्या था, एन फ्रैंक कहां से बिलोंग करती थी और उसकी स्टोरी का मेन बेस क्या था। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एन अपनी लाइफ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हैं, बट साथ ही एक इंटरेस्टिंग बात भी लिखती हैं। वो कहती हैं मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मीन्स मुझे अपने बारे में इतना लिखना पसंद नहीं है। अब सवाल है, अगर एन को अपने बारे में इतना लिखना पसंद नहीं है तो फिर वो लिख क्यों रही है? क्योंकि एन को लगता है कि अगर फ्यूचर में कोई उनकी डायरी पढ़े और उसे उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी ना पता हो तो डायरी की कई बातें समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो अपनी लाइफ और फैमिली का एक ब्रीफ स्केच देती हैं ताकि आगे की पूरी कहानी रीडर्स आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले एन अपने फादर के बारे में बताती हैं। वो सिर्फ उनका नेम नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करती हैं। वो लिखती हैं माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। एन बताती हैं कि उनके फादर ने 36 ईयर की एज में एन की मदर से शादी की, जिनकी एज उस टाइम 25 ईयर थी। अब एन अपने फादर को मोस्ट अडोरेबल फादर बोलती हैं। ये भी दिखाता है कि एन अपने फादर के साथ कितना इमोशनली अटैच्ड फील करती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और आगे एन अपनी एल्डर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक के बारे में बताती हैं, जिनका बर्थ 1926 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ। मार्गोट एन से अप्रॉक्स 3 ईयर बड़ी थी। सो एन लिखती हैं आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। ये डेट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 12 जून को उनके 13th बर्थडे पर उन्हें डायरी बर्थडे प्रेजेंट के फॉर्म में मिला था। खैर एन फ्रैंकफर्ट में अप्रॉक्स 4 ईयर्स की एज तक रही। 1933 में उनके फादर ऑटो फ्रैंक हॉलैंड यानी नीदरलैंड चले गए ताकि वहाँ फैमिली के लिए सेफ इन्वायरमेंट और बेटर फ्यूचर प्रिपेयर कर सके। तो सितंबर में एन की मदर एडिथ भी नीदरलैंड चली गई, बट एन एंड मार्गोट कुछ टाइम के लिए आचेन अपने ग्रैंड मदर के पास रही। बाद में मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड यानी नीदरलैंड पहुंच गई। वेट स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर योर स्मॉल कंफ्यूजन। एनसीईआरटी में आपको कहीं हॉलैंड तो कहीं द नीदरलैंड्स लिखा मिलेगा, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, दोनों का मीनिंग सेम कंट्री ही है। बिकॉज इन रियलिटी हॉलैंड पूरी कंट्री का नाम नहीं था, ये सिर्फ द नीदरलैंड्स के 2 प्रोविंसेस यानी कि 2 बड़े एरियाज नॉर्थ हॉलैंड एंड साउथ हॉलैंड का नेम था। बट ये दोनों एरियाज इतने ज्यादा फेमस एंड डेवलप्ड हो गए कि पूरी कंट्री को ही लोग हॉलैंड कहने लगे। एनीवेज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मार्गोट पहले ही पहुंच जाती है हॉलैंड, यानी कि दिसंबर में हॉलैंड पहुंचती है और एन फेब में हॉलैंड पहुंचती है। तो जब एन हॉलैंड पहुंचती है तो वो टाइम होता है मार्गोट के बर्थडे का। एन लिखती है आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। इसका मतलब ये नहीं है कि एन सच में मार्गोट के बर्थडे गिफ्ट के जैसी रखी गई थी, ये बस एन का ह्यूमरस एक्सप्रेशन है। वो कहती है कि हॉलैंड पहुंचने पर उन्हें ऐसा लगा मानो वो मार्गोट का स्पेशल बर्थडे गिफ्ट हो, और यही बात एन की डायरी को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। तो एन अब हमसे अपनी चाइल्डहुड की कुछ ऐसी मेमोरीज शेयर करती हैं जो देखने में तो बड़ी बेसिक और बड़ी सिंपल सी बातें लगती हैं, बट स्टिल उन्हीं बेसिक बातों से, उन्हीं मेमोरीज से हमें एन के रियल कैरेक्टर का पता चलता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एन की स्कूल लाइफ की। तो एन की स्कूलिंग मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से हुई। मॉन्टेसरी एजुकेशन का फोकस होता है क्रिएटिव लर्निंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग यानी कि रटिफिकेशन नहीं। इसी एनवायरनमेंट ने एन की इमेजिनेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन को डेवलप करा। एन 6 इयर्स की एज तक मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्लास फर्स्ट ज्वाइन करा, जो कि दूसरा स्कूल था। तो जब एन 6th फॉर्म यानी कि क्लास 6 में पहुंची तो क्लास टीचर मिसेस क्यूपेरस थी, जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी। सेशन के एंड पर जब एन ने स्कूल छोड़ा तो फेयरवेल के टाइम एन और मिसेस क्यूपेरस दोनों ही रो पड़े। इस इंसिडेंट से पता चलता है कि एन रिलेशनशिप्स को बहुत ही डीपली वैल्यू करती थी।
आगे एन डायरी में मेंशन करती हैं समर 1941 की बात। 1941 में एन की ग्रैंडमदर बहुत बीमार हो गई और उनकी सर्जरी भी हुई, जिसकी वजह से एन का बर्थडे प्रॉपरली सेलिब्रेट नहीं हो पाया। नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी 1942 में ग्रैंडमदर की डेथ भी हो गई। एन कहती हैं कि वो अपनी ग्रैंडमदर को बहुत मिस करती हैं, इतना मिस करती हैं वो अपनी ग्रैंडमदर को और उनको इतना प्यार करती हैं, ये उनके अलावा दुनिया में और कोई नहीं समझ सकता। इस इंसिडेंट से पता चलता है कि ट्रू लव इंसान के जाने के बाद भी फिनिश नहीं होता और इससे एन के बहुत ही इंटेंस इमोशंस का भी पता चलता है। खैर, जून 1942 में जब एन का बर्थडे नेक्स्ट ईयर आता है तो एन की ग्रैंडमदर की याद में एक कैंडल जलाई गई। ये कैंडल सिर्फ एक कैंडल नहीं थी, बल्कि सिंबलाइज करती थी लव, रिस्पेक्ट एंड रिमेम्बरेंस को भी। आखिर में एन कहती हैं कि हम चारों फैमिली मेंबर्स यानी कि एन, मार्गॉट, एन की मदर एंड फादर सब लोग अभी ठीक हैं, स्टिल दे आर डूइंग वेल। और ये स्टेटमेंट एन की डायरी की फर्स्ट एंट्री है जिसको एन ने 20 जून 1942 को मेंशन करा है। तो अब तक आपने देखा कि एन हमें अपनी फैमिली और अपनी लाइफ के बारे में जो स्पेशल चीजें हैं या जो भी उनकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स थे वो सब उन्होंने हमसे शेयर करे। तो अब आगे एन अपनी डायरी में कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग बातें लिखना शुरू करती हैं जो इस डायरी का या इस पूरी स्टोरी का एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। तो एन अपनी डायरी लिखने की शुरुआत करती है डियरेस्ट किटी वर्ड से। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डियर डायरी शी इज राइटिंग डियरेस्ट किटी। तो आप देख सकते हैं कि एन अपनी डायरी के साथ कितना क्लोजनेस फील करती हैं, जैसे कोई अपने एक फ्रेंड से बातें करता है, सेम वही चीजें कह के एन ने अपनी डायरी को बोला। So Anne says, Dearest Kitty, date is 20th June 1942. She says, Our entire class is quacking in its boots. ये एक इडियम है जिसका मीनिंग है बहुत ज़्यादा नर्वस होना या डर जाना। एक्चुअली कुछ ही दिनों बाद होने वाली टीचर्स की मीटिंग में ये डिसाइड होना था कि कौन सेम क्लास रिपीट करेगा और कौन नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा। जैसा कि आज भी रिजल्ट के पहले स्टूडेंट्स नर्वस रहते हैं, वैसे ही एन की क्लास का भी एटमॉस्फेयर टेंशन से भरा हुआ था। तो इस एटमॉस्फेयर में एन एंड उसके फ्रेंड जीएन, दो बॉयज सीएन एंड जैक्स को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि दोनों बॉयज ने अपनी हॉलीडे सेविंग्स का सारा अमाउंट बेट पर लगा दिया था कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। और उन दोनों बॉयज की बात सुनकर एन का हंसना रुक ही नहीं रहा था। खैर, एज पर एन 1/4 स्टूडेंट्स को फेल होना चाहिए था क्योंकि उन्होंने मेहनत ही नहीं करी थी। एंड वो एक इंपॉर्टेंट बात लिखती हैं। शी सेज, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। इसका मीनिंग है कि स्टूडेंट्स कितना भी गेस कर ले, लेकिन फाइनल डिसीजन टीचर्स का ही होता है। कई बार ऐसा लगता है कि जो फेल होगा वो पास हो जाता है और जिसे फुल कॉन्फिडेंस होता है उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स भी नहीं आते हैं। एन कहती है कि उसे अपने और अपनी फ्रेंड्स के रिजल्ट की कोई टेंशन नहीं थी, पर एक सब्जेक्ट था जिसमें उसे डाउट था और वो था नन अदर दैन मैथमेटिक्स। ये दिखाता है कि हर स्टूडेंट की तरह एन का भी एक वीक सब्जेक्ट था। इसी वजह से एन का कैरेक्टर और भी रियलिस्टिक लगता है और साथ ही रिलेटेबल भी। एन आगे बताती हैं कि जनरली उनके सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छा इक्वेशन था। स्कूल में टोटल 9 टीचर्स थे, 7 मेल्स एंड 2 फीमेल्स, लेकिन एक टीचर मिस्टर कीजिंग, मैथ्स टीचर, उससे काफ़ी परेशान रहते थे। एन उन्हें मजाक में ओल्ड फॉगी भी कहती थी, जिसका मीनिंग है ओल्ड फैशन और स्ट्रिक्ट एंड ट्रेडिशनल सोच रखने वाला इंसान। ये कोई इंसल्टिंग वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर, मिस्टर कीजिंग एन से इसलिए नाराज थे क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी। उन्होंने एन को फर्स्ट वार्निंग दी, देन सेकंड वार्निंग दी एंड देन थर्ड, बट एन वाज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। तो अब तक आपने देखा कि मिस्टर केजिंग ने कई बार एन को वार्निंग दे रखा है। अब इतने वार्निंग्स के बाद भी जब एन की हैबिट नहीं इंप्रूव हुई, एन ने अपनी टॉकिंग हैबिट को नहीं छोड़ा, तो अब मिस्टर केजिंग ने डिसाइड करा कि अब एन को पनिशमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो ये जो पनिशमेंट थी, ये पनिशमेंट ऐसी नहीं थी कि जिससे एन को बहुत टॉर्चर फील हो रहा था। इसी पनिशमेंट वाली सीरीज से आप देखेंगे कि इस स्टोरी में या एन की डायरी में एक ह्यूमरस सा मोड़ आता है। मिस्टर कीजिंग ने एन को पनिशमेंट के फॉर्म में अ चैटर बॉक्स टॉपिक पर ऐसे लिखने को बोला, विच रेफर्स टू अ पर्सन हु टॉक्स टू मच।
एनीवेज, एन ने पनिशमेंट को प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी बना लिया। उसने लिखा कि बातें करना तो स्टूडेंट्स का नेचुरल हैबिट होता है। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो अपनी हैबिट कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन उसकी मदर भी बहुत बातें करती हैं और इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी कि अपने पेरेंट्स से मिले कैरेक्टर को आसानी से बदला नहीं जा सकता। तो देखा आपने, एन ने मिस्टेक भी एक्सेप्ट करी और उसका लॉजिकल रीजन भी दे दिया। मजेदार बात तो ये थी कि उसने मजाक में ही अपनी टॉकिंग हैबिट का क्रेडिट अपनी मदर को दे दिया। मिस्टर कीजिंग उसकी इंटेलिजेंस से इम्प्रेस हुए और उसको डांटा नहीं, पर पनिशमेंट की सीरीज अभी भी कंटिन्यू रही, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद एन फिर से क्लासेस में बातें करती पकड़ी गई। इस बार मिस्टर कीजिंग ने एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स टॉपिक दिया, विच मीन्स एक ऐसा टॉकेटिव पर्सन जिसको सुधारा ना जा सके। पर फिर एन ने बिना डरे दूसरा ऐसे भी लिख दिया एंड अपने बात करने की आदत वैसे की वैसे ही कंटिन्यू रखी। अब मिस्टर कीजिंग ने थर्ड एंड सबसे डिफिकल्ट टॉपिक दिया एंड द टॉपिक वाज क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस बार एन को भी लगा कि टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखे। तब एन की क्लोज फ्रेंड सैन ने उसकी हेल्प किया। वो सजेस्ट करती है कि नॉर्मल ऐसे की बजाय चलो एक पोएम लिखी जाए। ये क्रिएटिव आइडिया पूरे इंसिडेंट का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तो पोएम में मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स नाम की एक मदर डक थी और उसके 3 बेबीज यानी कि 3 डकलिंग्स थे जो लगातार क्वैक 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 करते थे। मदर डक ने उनको चुप रहने को कई बार बोला, लेकिन वो नहीं मानते थे। फिर फादर स्वान ने गुस्से में बेबी डकलिंग को मार दिया। अब इस पोएम से एन मिस्टर कीजिंग को ये समझाना चाहती थी कि बेबी डकलिंग्स का तो काम ही है क्वैक क्वैक करना। उनकी इस हैबिट के लिए फादर डक ने बेचारे उनको मार दिया। एन ने जब पोएम मिस्टर कीजिंग को सबमिट की तो उन्होंने पूरी क्लास के सामने पोएम पढ़ा और गुस्सा होने के बजाय वो जोर से हंसने लगे। उन्हें पोएम इतनी पसंद आई कि उन्होंने दूसरी क्लासेस में भी पढ़कर सुनाया और उस दिन के बाद एन को क्लास में बात करने के लिए कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क या पनिशमेंट नहीं मिली। उल्टा अब मिस्टर कीजिंग भी उसके साथ थोड़ा बहुत मजाक करने लगे हैं एंड थोड़े फनी भी बिहेव करने लगे हैं। तो इसी के साथ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर से हमने ये सीखा कि किसी भी इंसान की क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग एंड ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें किसी भी चैलेंज को अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज कर सकती हैं। तो अगर आपने इस चैप्टर के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है, मैंने बात करी है समझने की, न कि सिर्फ रीड करने की या रटने की। तो अगर आपने इस चैप्टर के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो अब आप इस चैप्टर से रिलेटेड वैल्यू बेस्ड, एक्सट्रैक्ट बेस्ड या एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश करते हैं और अब आपसे मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए कंसेप्ट, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन keep learning and keep growing and stay tuned with CBSE English Simplified by Priyanka ma'am.